2 साल मोदी सरकार, क्या अच्छे दिन आए? 3 दिन बाद मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज इस मौके पर लगातार आपको दिखा रहा है कि मोदी सरकार के आने के बाद क्या अच्छे दिन आए हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद जताई है। जयंत सिन्हा का यह भी दावा है कि काला धन वापस लाने के लिए इस सरकार ने जितना काम किया उतना काम अब तक की किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस 2 साल के पूरे होने पर सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या अच्छे दिन आगे हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। 2 साल के पूरे होने पर सबसे बड़ा आपको जो तोहफा मिला है वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। अगर मैं इसका आर्थिक सुधार की नीतियों पर असर की बात करूं, क्या कुछ हो सकता है? जो हम लोगों को अब जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके परिणाम के आधार पे हम लोग को लग रहा है, विश्वास है, अपेक्षा है कि अब जीएसटी पारित हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हम उम्मीद करें कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी जो लागू होने की बात की जा रही थी वो अब हो जाएगा? हम लोगों को तो लग रहा है ऐसे, और हम लोगों की तैयारी जो है, हम लोगों का काम जो है वो इसी लक्ष्य से चल रहा है। देखिए, कोशिश अब यही होनी चाहिए कि मॉनसून सेशन में जल्द से जल्द हम लोग जीएसटी को राज्यसभा में लगाएं और उसे पारित कर लें। माननीय वित्त मंत्री जी ने, आपने देखा होगा जब उन्होंने बजट का जवाब दिया था राज्यसभा में, तो जो 3 शर्तें थीं, जो कांग्रेस ने 3 शर्तें लगाई थी। पहला तो उन्होंने कहा था कि 1% जो सप्लाई टैक्स है वो नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उस पर उन्होंने कहा था कि वो कोई जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, जो उसको करे। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा था कि 18% जो कैप है वो संविधान में होना चाहिए। ये 3 इनकी शर्तें थी। इन तीनों बातों को माननीय वित्त मंत्री जी ने इतनी बढ़िया तरीके से उनको समझाया और स्पष्ट कर दिया कि जो ऑब्जेक्शन जो ये लोग उठा रहे हैं, जो शर्तें ये लोग जो लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि पूरे सदन में और पूरे देश में उस समय लोगों की ये मानसिकता बन गई कि अब जीएसटी जो ऑब्जेक्शंस जो आ रहे हैं वो सही ऑब्जेक्शंस नहीं हैं और हम लोगों को इस कारण अब जीएसटी को पारित कर देना चाहिए। जब आप चुनाव में थे 2014 के पहले, तो आपका एक बड़ा मुद्दा था काला धन। 3 बड़े कानून आपकी तरफ से जो आए, चाहे वो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट की हम लोग बात करें, अगर हम बेनामी की बात करें, अभी आपने एक डोमेस्टिक के लिए ब्लैक मनी के लिए कंप्लायंस विंडो 1 जून से शुरू हो रहा है, और एक मेजर डिसीजन सेबी का जो है वो पार्टिसिपेटरी नोट को लेकर के, जो कि कल हुआ है। इन 4 फैसलों के बाद क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्या काले धन पे जो लगाम लगाने की बात थी उसमें आपको काफ़ी कामयाबी मिलेगी? बहुत कामयाबी मिल गई है। देखिए, जो काला धन है उसको हम लोग कम करते जा रहे हैं और जो टैक्स बेस है उसको हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। और अब जब जीएसटी आ जाएगी तो इसमें और क्रांति आएगी। जो हम लोगों ने काले धन में ठोस कदम लिए हैं वो कभी किसी सरकार ने नहीं लिए थे। देखिए, इसमें 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने लिए हैं। पहली बात तो ये है कि जो विदेशी काला धन था उस पे हम लोगों ने एक कंप्लायंस विंडो खोला और उसके तत्पश्चात कह दिया है कि अब अगर हम लोगों को काला धन बाहर मिलेगा, विदेश में मिलेगा, तो लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तो बड़ा हम लोगों ने एक रेजीम इसके लिए इख्तियार किया है और अब हम लोगों की जो जांच चल रही है बहुत सही तरीके से चल रही है। और अभी आपको पनामा पेपर्स में आपने देखा है, उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और भी कई ऐसे सोर्सेज हैं, सब जगह से जांच हो रही है। और साथ साथ G20 और OECD में जो और विदेशी जो हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स वगैरह हैं वो भी अब हमारे साथ हैं और उनकी भी कोशिश है कि इस काले धन को, इस अनअकाउंटेड फॉर ब्लैक मनी जो पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। 9 बैंकों का लॉस करीबन 14,000 करोड़ रुपए का है। अगर हम एनपीए की बात करें, डूबे कर्ज की बात करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, अगर बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं, इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि यूपीए के समय बहुत सारे लोन दिए गए जो उचित लोन नहीं थे और इस कारण जो लोगों को लोन मिला है वो अब लोन को सर्विस नहीं कर पाते हैं,
जो उनको ब्याज देना है वो ब्याज नहीं कर पाते हैं, तो ये लोन अब एनपीए होते चले जा रहे हैं। तो ये एक जो है इसको संभालना था और उसको जल्द से जल्द उसका रिकग्निशन करें, पारदर्शी तरीके से उसको संभाला जाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, हम लोगों ने किया है। तो पहली बात एक ये है। दूसरी बात ये है कि अगर लोन किसी कारण एनपीए हो रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हर इंडस्ट्री में क्या माहौल है, क्या कारण है कि ये लोन एनपीए हो रहे हैं। आपको मालूम है कि हाईवेज में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, आपको मालूम है कि कोल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो गया था, स्टील इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो गया था, सीमेंट में प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस, जो यूपीए सरकार का जो पॉलिसी पैरालिसिस था, यानी कोई नीतियां बन ही नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक डाउन कर गई। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट्स थे जिनको चालू करा के कैश फ्लो हम लोगों को जनरेट करना था, वो कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा था। तो एक तरफ से आपने गलत लोन दिए, फिर दूसरी तरफ से आपने जो इंडस्ट्री थे उनको बहुत ही बिगाड़ दिया। तो जो एनपीए का जो इस तरीके से जो ढेर बनता चला गया है, उसको हमें संभालना पड़ा। तो संभालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पूरी जो उसकी जो रकम है वो हमें समझनी चाहिए, वो हमने किया है। फिर हमें उसके लिए प्रोविजनिंग करनी चाहिए, यानी कि उसके लिए जो हम लोगों को पैसा बचा कर रखना है वो हमें करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आगे ये ना हो। इसी में एक अगला सवाल ये आता है कि बैंकों को विलय, बैंकों के भीतर जो विलय की बात है, 6 बैंकों के साथ स्टेट बैंक की शुरुआत हो रही है। क्या बाकी जो और छोटे छोटे बैंक हैं जो पीएसवीज हैं, क्या उनके मर्जर, उनके कंसोलिडेशन पे भी कोई चर्चा चल रही है? हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आज के समय हमारे पास 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों वो जितने कंपेटिटिव, जितने दुरुस्त हो सकते हैं उतने वो दुरुस्त हों। तो उनको हमें कंपेटिटिव बनाना है। अब कंपेटिटिव बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हमें बेहतर उसके लिए देनी हो, चाहे उनको हमें कॉस्ट उनके कम करने हो, चाहे उनका ब्रांच नेटवर्क एक्सपैंड करना हो, चाहे उनका विलय हो, ये सब साधन हैं जिसके द्वारा कंपेटिटिवनेस को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारे बैंक हैं वो दुरुस्त हों, कंपेटिटिव हों। हमारे बड़े सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, HDFC है, कोटक है, ICICI है, एक्सिस है, जो बड़े दुरुस्त हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो अगर इनके साथ हमें मुकाबला करना है अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी दुरुस्त बनाना है। तो क्या ऐसे में ये उम्मीद करें कि इस कारोबारी साल में जो 5 एसोसिएट बैंक्स हैं SBI के और भारतीय महिला बैंक है, इनका विलय स्टेट बैंक में इस साल पूरा हो जाएगा? हम लोगों का विश्वास तो है कि हो जाएगा। एक रेगुलेटर से जुड़ा हुआ चूंकि वो विवाद गरमाया हुआ है, जो आपके पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चिट्ठी लिखी रघुराम राजन जी को हटाने को, जो RBI गवर्नर हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब बातें मीडिया में नहीं की जाती हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने पब्लिक की है तो वहाँ पर एक सवाल तो ये बनता है कि आखिरकार क्या रुख है, सरकार क्या सोच रही है? या तो आप सीधे सीधे उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दें उस बात को, ये कह सकते हैं, या जो भी। हमारे लोकतंत्र की एक खूबी है कि बड़े विभिन्न विचार होते हैं, बहुत लोगों के विचार होते हैं, वो विचार प्रकट भी किए जाएं, विचार पे चर्चा हो, बहस हो। ये सब दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र जो है दुरुस्त है, मजबूत है और बड़े सारे विचार इस लोकतंत्र में उभर के आ रहे हैं। तो चलिए मैं एक और कोशिश करता हूँ कि चूंकि सितंबर में उनका टर्म पूरा होगा, तो क्या उनको आगे 2 साल का और एक्सटेंशन दिया जाए? ये सब बातें मीडिया में नहीं की जाती हैं। अच्छा चलिए, आप इस पर तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि ब्याज दर को लेकर के एक नई व्यवस्था हम लोग देखने जा रहे हैं, उस पर कब तक जो है वो अंतिम काम हो जाएगा और कब से ये काम करने लगेगी? MPC जो है ये देश की आर्थिक नीतियों में, खासकर मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कहते हैं, इसमें एक क्रांतिकारी एक कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इसलिए हम लोग इसके लिए एक सही सिलेक्शन कमेटी को लेकर सबसे जो अच्छे मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी तरीके से समझते हैं देश में विदेश में, उनको हम लोग चयन करेंगे और सरकार के द्वारा इनका नॉमिनेशन होगा। और सरकार 3 लोगों को नॉमिनेट करती है और RBI की तरफ से 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक डिप्टी गवर्नर हैं और गवर्नर साहब हैं, और इस तरीके से 6 मेंबर का एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम लोग तैयार करते हैं। एक आखिरी सवाल कि एक मुद्दा चुनाव के पहले जो बार बार आप लोगों की तरफ से उठाया गया कि अच्छे दिन आएंगे, 2 साल पूरे हो रहे हैं,
अब क्या हम कहें कि अच्छे दिन आ गए हैं? जनादेश आपको बता रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को अपना रही है, चाह रही है, माननीय अमित शाह जी के अध्यक्षता को चाह रही है, और जो हमारे सब जगह हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो मंत्रिमंडल में हमारे नेता हैं, इन सब लोगों को जनता देख रही है और जान रही है कि देश के हित में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। वो तो आपको आर्थिक जो आंकड़े हैं वो भी बता रहे हैं, पर जनता भी इसे स्वीकार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एबीपी न्यूज पर मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। मंगलवार अच्छे दिन की पड़ताल, बुधवार मंत्रियों की मार्कशीट, गुरुवार देश का मूड। अच्छे दिन एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। जिस हिसाब से महंगाई कम होनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में हर चीज़ के रेट डाउन जा रहे हैं और इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि हम चाइना की चीज़ों पे पाबंदी नहीं लगा सकते आने से, तब तक हमारा कोई भी भला नहीं हो सकता। मोदी सरकार तो काम अच्छा कर रही है, लेकिन उसको जो सांसद के अंदर है वो सपोर्ट पूरा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जीएसटी बिल वगैरह जो है अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। कांग्रेस सरकार जो उसको लागू नहीं होने दे रही है, उससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है।